नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा करंट अफेयर्स शो यूपीएससी पीसीएस विद सोनम चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज का दिन है 6 नवंबर। हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, जो न सिर्फ आपको दुनिया की खबरों से अपडेट रखेंगे, बल्कि आपके आने वाली हर परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। हमारे ऑफिशियल चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम पे भूगोल का एनसीईआरटी 6 to 12 करवाया जा रहा है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया कर इस क्लासेस को अटेंड करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। बोत्सवाना से अगले माह आएंगे आठ आठ चीते। भारत दिसंबर 25 के तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से 8 और नए चीते लाने की तैयारी में है। यह कदम प्रोजेक्ट चीते के तहत भारत की उस महत्वाकांक्षी पहल को आगे बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य उन आवास क्षेत्रों में चीते को पुनर्स्थापित करना जहां यह प्रजाति 1952 में विलुप्त घोषित की गई थी। चयनित चीते चीते फिलहाल बोत्सवाना में क्वारंटीन में है और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा, जहां इन्हें कुछ वन्य क्षेत्रों में छोड़े जाने से पहले कुछ समय के लिए निगरानी में रखा जाएगा। बोत्सवाना से आने वाले चीते 8 चीते 2 चरण में भारत पहुंचेंगे। भारत में आने के बाद इन्हें 2-3 महीने के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा, ताकि इन्हें नए वातावरण के अनुकूल बनाया जा सके। उद्देश्य है कि जैविक विविधता को बढ़ाया जाए और भारत में स्थित चीता आबादी तैयार किया जाए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मुख्य आवास स्थल रहेगा, पर भविष्य में गांधी सागर और मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य में विस्तार करने की योजना है। भारत में चीता 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। पहले चीते सितंबर 2022 में पुनः लाए गए। वर्तमान में 27 चीतों की संख्या है, जिसमें 16 भारतीय जन्मे हैं। बोत्सवाना से नई खेप दिसंबर 2025 में आने की संभावना है। मुख्य आवास स्थल कूनो राष्ट्रीय उद्यान, उसका आगे विस्तार गांधी सागर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में होगा। विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी बिल्ली पुनर्स्थापन परियोजना है। नेक्स्ट है दुनिया के बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फ्रांस के दिग्गज ओलंपिक साइकिलिस्ट और विश्व के सबसे उम्र दराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार उनका निधन गुरुवार को हुआ। इसके साथ ही यह एक युग समाप्त हो गया। एक ऐसा जीवन जो ओलंपिक और साइकिलिंग के इतिहास की आत्मा से गहराई से जुड़ा था। 1948 में स्वर्ण पदक जीत से लेकर 2024 में पेरिस ओलंपिक में मशाल उठाने तक कोस्टे 7 दशकों से अधिक समय तक फ्रांसीसी खेल भावना और ओलंपिक आदर्श के प्रतीक रहे। इनका निधन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक पदक 1948 टीम पारशूट साइकिलिंग में निधन 101 वर्ष की आयु में। उल्लेखनीय उपलब्धि 1949 के फास्टो कॉपी को हराया था। विशेषज्ञता एग्नेस क्लेटी के बाद विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। सम्मानित भूमिका पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक थे। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख रहे किम योंग नाम का निधन। उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष किम वंश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेताओं में से एक किम योंग नाम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रीय मीडिया ने 4 नवंबर 2025 को इनके निधन की पुष्टि की। किम योंग नाम अपनी अडिग निष्ठा, 7 दशक से अधिक की राजनीतिक सेवा और किम शासक के प्रति वफादारी के लिए जाने जाते हैं। उनका निधन उत्तर कोरिया नौकरशाही के ऐतिहासिक युग का अंत माना जा रहा है। नेक्स्ट है सिंधिया ने पूर्वोत्तर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार प्रदान किया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में गुवाहाटी में आयोजित एक सांस्कृतिक समारोह में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। सरहद पुणे द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम भूपेन हजारिका शताब्दी वर्षगांठ का समर्पित था और भारत के इस महान संगीतकार की कला के माध्यम से एकता के संदेश को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना। पूर्वोत्तर से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार इस वर्ष पूर्वोत्तर भारत के 6 विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की गई, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में साहित्य, संस्कृति, कला की समृद्ध परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान दिया। पुरस्कार प्राप्तकर्ता यशे दोरजी योंगची अरुणाचल प्रदेश के हैं। लोक कथा और समकालीन विषयों को जोड़ने वाले प्रख्यात लेखक हैं। लैसराम मेमा मणिपुर के हैं। मणिपुरी भाषा और परंपराओं की संरक्षणकर्ता मुख्य साहित्यकार। रजनी बसुमतारी असम से महिलाओं के मुद्दे और ग्रामीण जीवन पर केंद्रित प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्मकार हैं। LR सैलो मिजोरम की है। मिजो साहित्य को बढ़ावा देने वाले लेखक और अनुवादक हैं। डॉक्टर सूर्यकांत हजारिक असम के साहित्य विकास पर विस्तृत शोध करने वाले विद्वान और सांस्कृतिक इतिहासकार। प्रोफेसर डेविड R सीएमएलए पूर्वोत्तर की पहचान और इतिहास पर अपने अकादमिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार और पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष हैं। ये 6 पुरस्कार विजेता पूर्वोत्तर की विविधता, बौद्धिक समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है भारत 5 साल की रोक के बाद चीन आयात को मंजूरी फिर से शुरू कर दी है। भारत सरकार ने एक दिन पूर्व नीतिगत बदलाव के तहत चीन और अन्य देशों से वस्तुओं के आयात अनुमोदन को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे साल 2020 में लगी 5 वर्ष पुरानी रोक समाप्त हो जाएगी। यह कदम आपूर्ति श्रृंखला की स्थिर करने, घरेलू उद्योग को समर्थन देने और जीएसटी में हालिया कटौती के बाद बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने की व्यापक राजनीतिक हिस्सा है। 2020 के मध्य में गलवान घाटी संघर्ष के बाद जब भारत चीन संबंध बिगड़ गए, तब भारत सरकार ने चीन से कई वस्तुओं के आयात अनुमोदन को रोक दिया था। इस दौरान भारत ने कई गैर शुल्कीय प्रतिबंध लागू किए थे, जैसे विदेशी उत्पादन इकाइयों के लिए अनिवार्य प्रमाणन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण और औद्योगिक कच्चे माल को मंजूरी में देरी, पड़ोसी देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सख्त निगरानी। प्रमुख प्रतिबंधित क्षेत्र थे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, जूते, घरेलू सामान, इस्पात और औद्योगिक कच्चे पदार्थ। अब क्या बदल रहा है? सरकार अब चीन सहित अन्य एशियाई आपूर्तिकर्ताओं से आने वाले आयात अनुमोदन को तेजी से मंजूर करने की योजना बना रही है। प्रमुख बदलाव में शामिल है भारतीय कंपनी द्वारा लंबित आयात प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी, विदेशी उत्पादन इकाइयों में प्रमाणन की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन, घरेलू उत्पादन और आयात लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना। इसका उद्देश्य उन उद्योगों में आपूर्ति सुनिश्चित करना है जहां भंडार की कमी देखी जा रही है और जीएसटी कटौती के बाद उपभोक्ता बाजार में तेजी का लाभ उठाना है। रणनीतिक संतुलन बनाए रखना। हालांकि यह नीति खुलापन दर्शाती है, लेकिन सरकार कुछ संवेदनशील क्षेत्रों पर सख्ती जारी रखेगी। दूरसंचार और राजनीतिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर कड़ी निगरानी बनी रहेगी। निगरानी व उपयोग तकनीकों पर नियंत्रण जारी रहेगा। इस प्रकार यह कदम पूर्ण प्रतिबंध हटाने के बजाय एक लक्षित नीतिगत नरमी है, जिसका उद्देश्य आर्थिक पुनरुद्धार और औद्योगिक आपूर्ति को मजबूत करना, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को भी बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट है एसबीआई ने कर्मचारी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एसबीआई स्टार पुरस्कार शुरू किया है। एसबीआई ने अपने कर्मचारियों को बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की। एसबीआई स्टाफ टैलेंट एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन। यह पहल की घोषणा 2 नवंबर 2025 को की गई, जिसका उद्देश्य कर्मचारी को न केवल पेशेवर रूप में बल्कि कलाकार,
खिलाड़ी, स्वयंसेवक, परिवर्तनकारी नागरिक के रूप में भी सम्मानित करना है। यह वार्षिक पुरस्कार कर्मचारियों की व्यक्तिगत उत्कृष्टता को कार्यस्थल से परे पहचान देने के लिए तैयार किया गया है, जिससे एसबीआई की समग्र कल्याण और मानव केंद्रित नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूती होगी। एसबीआई स्टार क्या है? एसबीआई स्टार भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार है, जो कर्मचारियों की विधिवत व्यक्तित्व उपलब्धियों को पहचानने के लिए बनाया गया है। यह पहल निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रतिभा को सम्मानित करती है: कला, साहित्य, खेल, क्रीड़ा, संस्कृति एवं रचनात्मकता, सामाजिक कार्य, पर्यावरणीय पहल। यह कार्यक्रम एसबीआई की उस नीति के अनुरूप है जो मानव केंद्रित नेतृत्व पर आधारित है, जहां कर्मचारियों को केवल एक पेशेवर नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति के रूप में महत्व दिया जाता है। इसका सारांश है, पहल का नाम एसबीआई स्टार है, घोषणा 2 नवंबर को किया गया। उद्देश्य है कर्मचारियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों को सम्मानित करना। इसके लाभार्थी होंगे 2.45 लाख से अधिक एसबीआई के कर्मचारी। क्षेत्र है कला, खेल, संस्कृति, सामाजिक और पर्यावरण पहले। तो दोस्तों, हमारा ये करंट अफेयर्स का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आ रही है तो भी कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें, आगे बढ़